सगी और सौतेली बेटी दामाद को माँ ने दिया पग फेरा गिफ्ट। प्रियांशी मेरी बच्ची, तू पैसों वैसों के बारे में मत सोचना, मेरे पास सारा हिसाब है, बस जो भी तुझे अच्छा लगे बता देना। हाँ माँ, मुझे तो ये बड़ा वाला डायमंड का हार अच्छा लग रहा है, साथ में ये रानी हार भी बहुत अच्छा है, मुझे ये डायमंड ज्वेलरी ही चाहिए। ठीक है, जो भी तुझे अच्छा लग रहा है वो ले ले। सुनिए भैया, मेरी बेटी जो बोल रही है उसे वही दे दो, और जरा मुझे गोल्डन पानी वाली चांदी की भी ज्वेलरी दिखाओ। माँ, चांदी की ज्वेलरी किसके लिए देख रही हो? किसके लिए देखूंगी, तेरे लिए ही देख रही हूँ। चाहती तो तुझे कुछ भी ना दिलाती, लेकिन तेरा बाप मुझसे सवाल करेगा, इसीलिए मुझे तुझे भी सामान दिलवाना ही पड़ेगा। धारा की बात को सुनकर राधा दुखी हो गई। राधा और प्रियांशी दोनों बहनें थी, लेकिन राधा की माँ सौतेली थी। दोनों ही बहनों में प्रियांशी की माँ भेदभाव करती, क्योंकि वो राधा की सौतेली माँ थी। दोनों बहनों की शादी होने वाली थी और ऐसे में आज धारा दोनों बेटियों को शॉपिंग करवाने लाई हुई थी। कुछ ही देर में उनकी शॉपिंग पूरी हो गई, जिसमें धारा ने प्रियांशी को सारी उसकी पसंद का सामान दिलवाया और राधा को अपनी ही पसंद से सब दिलवा दिया। कुछ देर बाद घर पर, महेश जी देख लीजिए, आपकी दोनों बेटियों को शॉपिंग करवा कर लाई हूँ मैं शादी की। देखिए ये हार और ये ड्रेसेस प्रियांशी ने खरीदी है। बहुत सुंदर है। और राधा को क्या दिलवाया तुमने धारा? राधा को भी मैंने उसी की पसंद की डायमंड ज्वेलरी दिलवाई है, आप देखिए। हाँ, मेरी दोनों ही बेटियों का सामान बहुत ही अच्छा है। महेश को धारा ने राधा का सामान धोखे से डायमंड का बोल कर दिखा दिया, लेकिन राधा कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही आज दोनों बहनों की मेहंदी थी। धारा ने अपनी सगी बेटी के लिए बड़े सैलों से महंगी मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया। देखिए, आप बिल्कुल भी पैसों की फिक्र मत करना, जैसी मेहंदी मेरी बेटी बोले बिल्कुल वैसी मेहंदी लगाना। प्रियांशी बेटा, तेरा खाना वाना सब कुछ मैं तेरे कमरे में ही भेज दूंगी, तू बस आराम से अपनी मेहंदी लगवा ले। ठीक है माँ। धारा प्रियांशी को एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही थी। वहीं आज राधा की भी मेहंदी थी। धारा प्रियांशी के कमरे से निकली तो उसे राधा दिखाई दी, जिसको देखकर धारा बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ घूमती फिर रही हो? आज मेरी बेटी की मेहंदी का फंक्शन होगा, चल घर को अच्छे से साफ करके डेकोरेशन कर। माँ, आज बस प्रियांशी की ही मेहंदी नहीं है, मेरी भी मेहंदी है। तो क्या नाचूं? मेहंदी है तो क्या तेरे लिए बाहर से नौकर आएंगे डेकोरेशन करने? ये पर ना तेरे बाप के सामने फड़फड़ाया कर, अभी जितना बोला है राजी हूं उतना कर, आई बड़ी मेहंदी करवाने वाली। धारा की बात का राधा ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे जैसे वो बोलती गई उसने सारे काम किए। उसने सारा घर साफ करके उसकी डेकोरेशन की। इस सब के बाद उसने खाना वाना भी बनाया और जब सारा काम निपट गया तब राधा बोली, वहां सारा काम हो गया है, अब आप कहो तो मैं मेहंदी लगवा लूं क्या? मेहंदी लगवा लूं? किससे लगवाएगी? यही जो प्रियांशी के लगाने आई है। मुंह देखा है तूने अपना? ये लाखों रुपए में मेहंदी लगवाने वाली आर्टिस्ट है, आई बड़ी इनसे मेहंदी लगवाने को। तेरे लिए तो मैंने यही पड़ोस की लड़कियों से बात की है, वही आकर लगा जाएंगी। मेरा मन तो नहीं था तेरे हाथ रचवाने का, लेकिन अपनी इज्जत के खातिर मुझे ये करना पड़ रहा है। धारा की बात सुनकर राधा को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन वो बस चुप रही। कुछ ही देर में पड़ोस की भी लड़कियां आ गई, जिन्होंने बस 100 रुपए में ही राधा के हाथ भर दिए। एक बेटी के लाखों रुपए में मेहंदी लगी और दूसरी थोड़े पैसों में ही निपट गई। ऐसे ही भेदभाव के साथ पूरी शादी हो गई। धारा ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घराने में की और सौतेली बेटी राधा की शादी बस एक गरीब से लड़के से ही करवा दी थी। आज दोनों ही बहनें पग फेरे के लिए आने वाली थी। सबसे पहले धारा के दरवाजे पर प्रियांशी की बड़ी गाड़ी आकर रुकी। स्वागत है प्रियांशी मेरी बच्ची, तू तो रानी बन गई। नजर ना लगे कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है मेरी बेटी और दामाद का। आजा प्रियांशी बेटा, विक्रांत के साथ अंदर आजा। दोनों यहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। धारा प्रियांशी के आने से बहुत खुश हुई थी। उसने फूल वगैरह डालकर उसका घर में स्वागत किया और सोफे पर बिठाकर दोनों का खूब अच्छा चाय नाश्ता भी करवाया। माँ, वो सौतेला जोड़ा भी आएगा क्या पग फेरे के लिए? आएगा ही, ना चाहते हुए भी बुलाना पड़ेगा। खैर तू क्यों उसके बारे में ऐसे पूछ रही है? वैसे भी बिजनेसमैन है ना उसका पति, इसीलिए दोनों आने में देरी कर रहे हैं। धारा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक ऑटो की आहट हुई, जिसके अंदर से राधा और उसका पति विष्णु निकला। धारा उन दोनों के स्वागत के लिए भी दरवाजे तक भी नहीं आई, अंदर से ही उन्हें देखती रही। ये घर के बाहर इतने फूल क्यों पड़े हुए हैं? समझ गई, जरूर प्रियांशी अपने पग फेरे के लिए आ गई है और माँ ने उसके पति का और उसका ऐसे स्वागत किया होगा। कहीं विष्णु जी को ये बात समझ ना आ जाए। राधा ऐसे ही डरते डरते अंदर पहुंची। अंदर धारा, राधा और विक्रांत थे। नमस्ते। नमस्ते, आ गए तुम दोनों भी? वैसे बड़ी जल्दी आ गए। मेरा मतलब तुम्हारे तो बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं ना, तो आखिर उन्हें रोककर तुमने भी टाइम निकाल ही लिया। वो बात नहीं है माँ, हम निकलते तो वक्त से ही थे, लेकिन बस ऑटो और जाम के चक्कर में देरी हो गई।
अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम दोनों गरीब हो। मैं भी ना, मुझे लगा कि तुम भी मेरी बेटी प्रियांशी की तरह महंगी गाड़ी में आओगे, लेकिन तुम्हारी तो हैसियत बस ऑटो की है। मैं भूल ही गई थी। धारा ने राधा और विष्णु के आते ही मुंह पर ही बेइज्जती कर दी और उसके बाद उन्हें बैठने को बोला। विष्णु जी, माँ की बात का बुरा मत मानना। माँ जबान की तीखी है लेकिन दिल से बुरी नहीं है। तुम चिंता मत करो राधा, मैं जानता हूँ सगे और सौतेले का अंतर क्या होता है। इन्होंने हमें बुलाया, यही काफी है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। विष्णु ने ऐसे बोलकर राधा की सारी चिंता को ही खत्म कर दिया। धारा ने राधा और विष्णु को पानी तक नहीं दिया था। अपने पति को पानी भी राधा ने ही उठकर पिलाया। ऐसे ही थोड़ा सा वक्त और बीता और अब बारी थी पगफेरे के तोहफे की। पहले धारा राधा की तरफ को आई। ये ले राधा और ये लो विष्णु जी, तुम दोनों का पगफेरे का तोहफा। हाय मेरी बच्ची, तू हमेशा खुश रहे। तुम दोनों के लिए मैंने काफी कुछ खरीदा है। विक्रांत, पहले बेटा तुम तोहफे ले लो, प्रियांशी को तो मैं बाद में भी दे दूंगी। ये लो, ये पहला तोहफा। एक और है, एक और भी है। ऐसे ही करते करते धारा ने विक्रांत को 10 तोहफे दे दिए। ऐसे ही उसने प्रियांशी को भी तोहफों से भर दिया। राधा और विष्णु ये मंजर देख रहे थे। तुम दोनों मुझे इस तरह से मत देखो। मैंने तुम्हारे लिए भी तोहफे लेने चाहे थे, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आ गया कि तुम तो गरीब हो और गरीबों को ज्यादा दे दो ना तो उनकी आदत बिगड़ जाती है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बस ये एक ही तोहफा ले आई। अच्छा, इन्हें खोल कर देखो कि मैं क्या क्या लाई हूँ। धारा के बोलने पर उन सभी ने अपने तोहफे खोले। राधा और विष्णु के तोहफे में बस एक एक चांदी की चैन थी। वहीं प्रियांशी और विक्रांत के तोहफों में से महंगा और ब्रांडेड सामान निकला। धारा ने अपने दामाद को महंगी घड़ी, सोने की चेन, सोने की अंगूठी, ब्रांडेड जूते और महंगे महंगे सूट दिए और इसी तरह उसने अपनी सगी बेटी को तोहफा दिया। इस सब के बीच में धारा रसोई से मिठाई लेने को गई कि तभी विक्रांत प्रियांशी से बोला। ये क्या प्रियांशी, तुम्हारी माँ ने क्या मुझे ऐसा वैसा समझा हुआ है जो उठाकर दे दिया ये इतना सस्ता सामान? मैं ये सब पहनता हूँ क्या? मैं वहां से बात करूंगी, आप गुस्सा मत कीजिए। क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हें कितने दिल से तोहफे मिले हैं, इन्हें दिल से ही रखो। तोहफा लेने और देने से मतलब होता है उसके ब्रांड से नहीं। अच्छा, तो मुझे समझाएगा? रहने दे, तेरी औकात तो बस एक चांदी की चेन की ही है। मेरी औकात पर क्यों जा रहे हो? तोहफा दिल से लिया और दिया जाता है। मुझे जो मिला मुझे कबूल है। दोनों दामादों में ऐसे ही खिटपिट होने लगी, जिसकी आवाज सुनकर धारा रसोई में आई और अपने सगे दामाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो चौंक गई। प्रियांशी बेटा, क्या हो गया? माँ, आपने एक भी चीज मेरे पति के लेवल की नहीं थी। इन्हें आपका कोई तोहफा पसंद नहीं आया क्या? लेकिन बेटा, ये इतना सब न देकर अगर आप मुझे कोई ब्रांडेड चीज दे देती एक ही तो क्या हो जाता? इतना घटिया सामान देकर आपने मेरी इंसल्ट की है। इससे अच्छा तो मैं यहाँ आता ही नहीं। प्रियांशी को कहीं और घुमाने ले जाता, कम से कम मेरा अपमान तो नहीं होता। विक्रांत, लेकिन मैंने। तुम किस तरह के इंसान हो जिसे इतना प्यार भी हजम नहीं हो रहा है भाई? मैंने तो तुम्हें तोहफे हैसियत से नहीं अपनी खुशी से दिए हैं, और जो इंसान जो चीज अपनी खुशी से दे वो तोहफा है। जोर डालकर तो जबरदस्ती हुई ना। और यहाँ कोई भी तुम्हारी जितना अमीर नहीं है। जो मिला है उसी में खुश हो जाओ। जो मिलता है उसी में खुश होते रहो तो कभी ज्यादा नहीं मिलता। आपकी खातिरदारी से लेकर तोहफे तक कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं जा रहा हूँ प्रियांशी को लेकर, और आइंदा ऐसी खातिरदारी के लिए तो कभी याद भी मत करना। विक्रांत ऐसे बोलकर प्रियांशी को अपने साथ ले गया। प्रियांशी ने भी पलट कर नहीं देखा। ऐसे हालातों में धारा के पास इसकी सौतेली बेटी और दामाद खड़े रहे, जिनको देखकर धारा को रोना आ गया। मैं गलत थी, बहुत गलत थी मैं। मुझे माफ कर दे राधा, और आप भी दामाद जी। मैं जिन्हें अपना समझ रही थी वही मेरे पराहे निकले। मुझे माफ कर दो। धारा ऐसे ही रोई, लेकिन फिर उसे विष्णु और राधा ने संभाल लिया। अब धारा को सच्चाई दिखाई दे गई थी। उसने राधा और विष्णु को दिल से अपनाया और उनकी अच्छे से खातिरदारी की। और जो तुम दोनों का दर्जा है उसके बराबर तो शायद मैं तुम्हें ना दे सकूं, लेकिन राधा, ये गाड़ी की चाबी रख ले। धारा ने विष्णु को अपनी गाड़ी दे दी। अब राधा ही अपने मायके आती और अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारती थी। प्रियांशी अपनी दुनिया में मग्न थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सुनीता बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी। तुझे शर्म नहीं आई धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हुए? मैं तुझे क्या बोलूं जब मेरा ही खुद का सिक्का खोटा है। भैया भाभी तो फिर भी पराए घर से हैं, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में ऐसी, जो आज मुझे भगवान ये दिन दिखा रहा है? जयेश, तुम्हारे घर वाले कितना मेलोड्रामा करते हैं। इनको जल्दी से घर से निकालो। अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें घर से निकाल देती हूँ। सुनीता धक्के मारकर अपनी सास और पूरे परिवार को घर से निकालने लगती है। हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, खुद से पहले हमेशा आपको आगे रखा। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी बुरी हैं।
ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को इज्जत के साथ इस घर से निकाल रही हो, वरना भूल गई कि मेरे डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं। झूठे केस में पूरे परिवार को जेल में चक्की पिसवा सकती हूँ। अब जेल में चक्की नहीं पीसनी है तो चुपचाप यहाँ से खुद ही निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता, जयेश पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। गर्मी काफी ज्यादा थी, पूरे परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इधर उधर जा सकें, इसलिए सामने ही खाली एक जमीन पर पूरा परिवार एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता है। कलावती, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, जो हमारे ही बेटे ने हमें घर से निकाल दिया? क्या करें हम, कहाँ जाएं? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। माँ जी, पिताजी संभालिए अपने आप को, वैसे ही आप लोगों की तबीयत खराब है, इस तरह रोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए जी, हम कब तक इस तरह पेड़ की छांव के नीचे बैठे रहेंगे? कुछ सोचा है आपने कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं? जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि एक किराए का घर ले सकूं। अब लगता है यहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आसपास काफी सारी सूखी घास पड़ी थी। अनिकेत इस घास से अपने पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है, तो वहीं शालिनी अब अपने सास के साथ एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है। माँ, ये सूखी घास की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे सर पर छत है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कड़ी दोपहर में धूप में खड़े हैं। हाँ माँ, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आदिति, तुम तो खुद समझदार हो, जानती हो हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। अब जब तक तुम्हारे भैया को कोई नौकरी नहीं मिल जाती, 4 पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना होगा। पूरा परिवार अब इस घास की झोपड़ी में गुजारा करने लगता है, जहां एक तरफ अमीर जेठानी, जिसने धोखाधड़ी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और खुद बड़े से घर में ऐशो आराम से एसी की ठंडी हवा में रह रही थी, तो वहीं ये पूरा परिवार गर्मी में इस घास की झोपड़ी में मर रहा था। माँ जी, ये कैसा मिट्टी का चूल्हा बनाया था हमने, देखिए ना, 4 दिन चला और 5वें दिन टूट गया। अब बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाऊं? ऊपर से घर में 4 बर्तन भी नहीं है। इस रसोई में किस तरह काम करूं? कोई भी सामान नहीं है यहाँ। बहू, मैं जानती हूँ शुरुआत से तुझे भरी पूरी रसोई मिली थी, हर काम बटन दबाते हो जाता था, लेकिन क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगी। मिट्टी का चूल्हा टूट जाने की वजह से अब शालिनी आसपास से ईंट को इकट्ठा करती है और उस पर खाना बनाती है। शालिनी की रसोई में गिन चुनकर 4 बर्तन और एक चूल्हा था। मसाला पीसने तक के लिए शालिनी के पास एक सिलबट्टा तक नहीं था। शालिनी बाहर पड़े पत्थरों पर ही मसाला पीसा करती थी और कभी कभी तो इससे शालिनी के हाथों में काफी जलन भी होती। मेरा हाथ, एक तो ये गर्मी है, ऊपर से हाथों की जलन। आदिति, सच कहूँ तो मैं गर्मी में इस तरह की रसोई में खाना नहीं बना सकती। कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी एक दिन देखना पड़ेगा। भाभी, अब क्या ही कर सकते हैं। आप तो फिर भी रसोई को लेकर परेशान हो, लेकिन पता है इस सूखी घास पर सोकर हमारा क्या हाल हो गया है। मेरे तो पीठ पर दाने निकल आए हैं, ऊपर से सुमित को भी लू लग गई है। माँ बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है और भैया को तो कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। लगता है किसी की बुरी नजर लगी है हमें। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। शालिनी हर रोज की तरह घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अपनी सास का एक पोटला मिलता है। शालिनी जैसे ही उस पोटली को उठाती है तो उसे वो काफी भारी बक्सा होता है। शालिनी जब उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा निकलता है। ये बक्सा कैसा है? और इस पर तो ताला भी लगा हुआ है। शालिनी उस बक्से को देख ही रही होती है कि तभी कलावती आती है। माँ जी, ये बक्सा किसका है और ये यहाँ कैसे आया? ये बक्सा तो मुझे तेरी दादी सास ने दिया था। जब सुनीता मैं घर से निकाल रही थी तो मैंने जल्दी से ये बक्सा अपने साथ ले लिया था। मुझे नहीं पता इस बक्से में क्या है और आज तक तो मैंने इसे खोला भी नहीं। माँ जी, क्या पता इस बक्से के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो हमारे काम आ जाए। हो तो सकता है। एक काम करो, तोड़ दो इस ताले को। शालिनी आसपास से पत्थर उठाती है और जैसे उस ताले को तोड़कर बक्सा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बक्से के अंदर कोई कीमती सामान नहीं बल्कि एक मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर हरी घास उगी थी। ये देख। माँ जी, ये तो वही घास है जो नवरात्रि में लोग उगाते हैं। भला इस घास का हमें क्या काम? और इतने सालों से ये घास इस बक्से में आपने संभाल कर रखी है। भला कोई इस घास को क्यों ही संभाल कर रखेगा? ये तो बिल्कुल सूखी हुई घास है। मैं तो इसे फेंक रही हूँ।
शालिनी उस घास को फेंकने ही जा रही होती है कि तभी उस घास में से जादुई आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे मत फेंको। माँ जी, मेरे कान बज रहे हैं कि आवाज सच में इस घास के अंदर से आई है। मैं जादुई घास हूँ, ये आवाज मुझ में से ही आई है, मुझे मत फेंको। क्या कहा तुमने? तुम जादुई घास हो? हाँ, मैं जादुई घास हूँ, मेरे पास काफी सारा जादू है। आप लोग मुझसे जो चाहे बना सकते हैं, मैं आपके हर काम आ सकती हूँ। बस आप मुझे ले जाकर मामूली घास पर रख दीजिए, तो वो सारी घास भी जादुई घास में बदल जाएगी और फिर आप जो चाहे वो बना सकते हैं। शालिनी घास की बात मानकर जैसे ही उसको मामूली घास पर रखती है तो वो मामूली घास अचानक से चमक उठती है और वो सारी घास जादुई घास में बदल जाती है। जब ये सारी बात घर के बाकी परिवार को पता चलती है, भाभी, जब इस जादुई घास ने कहा कि हम उससे जो चाहे बना सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी जरूरत का सामान बनाए, घर, फ्रिज, कूलर और सबसे ज्यादा जरूरी आपकी रसोई का सामान। मैं भी यही सोच रही हूँ अदिति, असलियत का ना सही लेकिन कम से कम घास का तो हमारे पास सामान होगा। सबसे पहले पूरा परिवार भर भर के ढेर सारी घास को तोड़ता है और अब उन घास से सबसे पहले रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाता है, जिसमें बड़े बड़े 4 कमरे, हॉल और अलग से एक रसोई घर भी होता है। हमारी ये जादुई घास का घर कितना ज्यादा बड़ा है और कितना सुंदर भी है। हम बस घर ही बनाएंगे? नहीं सुमित, अभी तो हम ढेर सारा सामान बनाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो सबसे पहले कूलर और एसी बनाते हैं और साथ में बेड और सोफा भी। घर की जरूरत का सामान बनाने के बाद अब शालिनी अपनी घास की रसोई में आती है और अब उस जादुई घास से सबसे पहले अपने लिए एक घास का चूल्हा बनाती है। सोचा नहीं था कि अपने इन हाथों से घास का चूल्हा बनाऊंगी। ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही हूँ। वैसे मेरा घास का चूल्हा तो बनकर तैयार हो गया है। एक काम करती हूँ, अब सबसे पहले फ्रिज बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मिक्सर बनाना है और ढेर सारे बर्तन भी तो बनाने हैं। काफी सारा काम है। शालिनी अपनी सास और नंद को बुलाती है अब और उनकी मदद से रसोई का सारा सामान घास से बनाती है। एक छोटे चम्मच से लेकर बड़े चूल्हे तक सब कुछ घास का बना होता है और वो पूरा परिवार इस गर्मी के मौसम में भी बिना पैसों के आराम से रह रहा था। तो वहीं शालिनी इस परिवार पर नजर रखती है और उसे पता चल जाता है कि यह सब कुछ वो जादुई घास की वजह से हुआ है। शालिनी वो जादुई घास का मिट्टी का बर्तन हॉल में टेबल पर रखा था। सुनीता चुपके से उसके घर में घुस जाती है और जादुई घास का मिट्टी का बर्तन उठाकर फटाफट भागते हुए अपने घर आती है। जादुई घास हाथ लगने के बावजूद भी इन बेवकूफों ने सब कुछ घास का बनाया। दिमाग नहीं है इन लोगों में, लेकिन मैं इनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ऐ जादुई घास, मेरे पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदल दो, हर एक चीज सोने की बना दो। इस औरत में तो काफी ज्यादा लालच है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जादुई घास अपना जादू दिखाता है और सुनीता के पूरे आलीशान घर को सोने के घर में बदलने की बजाय सूखी घास के घर में बदल देता है, जिसे देख सुनीता काफी तेज चिल्लाती है। सुनीता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर पूरा परिवार भाग कर आता है। हे भगवान सुनीता, ये सब क्या हो गया? अभी तो यहाँ कुछ देर पहले एक बड़ा सा घर था और अब ये सूखी घास का घर कहाँ से आया? मैंने तुम्हारी जादुई घास को चुराया और इसे अपने घर को सोने के घर में बदलने के लिए कहा, लेकिन देखो ना इसने क्या कर दिया। ये लालच का नतीजा है। मैं चाहूँ तो ये सब कुछ ऐसा ही रहने दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने भी ये सब किया तो तुम्हारे और हम लोगों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जादुई घास, तुम पहले की तरह इस घर को कर दो। वो जादुई घास अपना जादू दिखाता है और फिर से शालिनी का घर पहले ही जैसा बन जाता है। ये सब देख शालिनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ जो भी कुछ किया मुझे माफ कर दीजिए। इस हादसे के बाद मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगी। आप लोग वापस पहले की तरह हमारे साथ आ जाइए। जैसे हम रहा करते थे वैसे ही एक साथ हंसी खुशी रहा करेंगे। सुनीता, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब हम में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। हम अपने घास के घर में काफी खुश हैं। सभी लोग वहां से चले जाते हैं और अब उनके घास के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो वहीं सुनीता जयेश के पास आज सब कुछ था। उसके बावजूद भी सुनीता और जयेश आज अपने परिवार और उनके प्यार के लिए तरस रहे थे। अब गरीब परिवार अपने घास के रसोई में आराम से हंसी खुशी रहते हैं।